हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग एलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्तों बेसिक साइंस एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग को क्लियर कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोगों ने 3-4 क्लियर किया है। जो आज का चैप्टर है वो क्या है दोस्तों, वो है आपका व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यानी हम लोग अगर किसी भी व्यवसायिक में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या मशीनिस्ट पर काम कर रहे हैं, तो हमें क्या किन किन बातों की सुरक्षा का ध्यान देना पड़ेगा और खुद अपने स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। भाई अगर ध्यान नहीं देंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उन सभी के लिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन प्रीवियस ईयर लेकर आया हूं दोस्तों। अगर आप आर्यम एकेडमी चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आर्यम एकेडमी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और एक एक क्वेश्चनों का आंसर लगाते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, स्किप मत करिएगा क्योंकि समय बहुत कम है और आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा दोस्तों देखिए स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। अब देखिए एंटीबायोटिक अगर के नाम से आता है तो हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों, एंटीबायोटिक के नाम से किसको जानते हैं, पेनिसिलिन को। ठीक है, यही तो जानते हैं ना, एंटीबायोटिक किसके नाम से जानते हैं, पेनिसिलिन के। ठीक है, अगर दोस्तों यहीं पे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, अब पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है दोस्तों, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक, आपको क्या पता चला, एंटीबायोटिक अगर खुद पूछ ले अगर साइंस की दृष्टि से कि पेंसिल क्या है, तो पेंसिल एक दोस्तों पेनिसिलिन क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक दवा है। अब पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, किसने किया था भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये बातें आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर व्यावसायिक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पेनिसिलिन का जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया से लड़ता है। ठीक है, जो किस बैक्टीरिया से लड़ता है, वो दोस्तों लड़ता है आपका एमोक्सिसिलिन से। एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया से लड़ता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो एंटीबायोटिक तो है पेनिसिलिन, लेकिन जो किस बैक्टीरिया से लड़ता है, तो बैक्टीरिया एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया से लड़ता है। ठीक है, अब पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक, और पेनिसिलिन है क्या, एक एंटीबायोटिक है। किससे लड़ता है भाई, किस बैक्टीरिया से, एमोक्सिसिलिन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। अब दोस्तों इस दवा जो एमोक्सिसिलिन है, जो दोस्तों दवा है ना, इसको प्रयोग करते हैं किसके लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, निमोनिया के लिए, कान, गले, ठीक है, त्वचा और यूरिया के लिए यानी यूरिनरी के लिए। ठीक है, इन सभी इलाज के लिए हम एमोक्सिसिलिन का उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों आपको आना चाहिए। चलिए यहाँ से देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए कह रहा है स्कॉटिश चिकित्सा डेनियल रदरफोर्ड ने किसकी खोज थी, तो डेनियल रदरफोर्ड ने दोस्तों नाइट्रोजन की खोज किया था। किसकी, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट है, लगभग दोस्तों 78% लगभग आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है, ये चीज़ें आपको तो आना ही चाहिए। हीलियम दोस्तों एक प्रकार का अक्रिय गैस है। कैसा गैस है दोस्तों, अक्रिय गैस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अक्रिय गैस है। समझ में आया। क्लोरीन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, देखिए क्लोरीन जो होता है दोस्तों आपका जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, जिसे हम व्यंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं कभी कभी, क्लोरीन। ठीक है, ये इसको भी आना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन का स्थानीय मान 1 होता है दोस्तों। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 होते हैं और इसके स्थानीय मान दोस्तों यानी इसके कितने होते हैं, 3 होते हैं। 1H1 1H2, ठीक है, 1H2 1H3। ठीक है, तो इसके समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं। प्रोटियम ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम प्रोटियम ट्राइटियम। ठीक, ये 3 होते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। ये चीज़ आपको आना चाहिए, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम होते हैं 3। इसके स्थानीय मान होते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, कैवेंडिश ने किया था। किसने, कैवेंडिश ने किया था। और नाइट्रोजन की खोज किसने, रदरफोर्ड ने 1772 में किया था। सारी चीज़ें मैंने बताया। हीलियम आपका एक प्रकार से क्या है, अक्रिय गैस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पे ये देखिए सारे क्वेश्चनों दे चुके हैं। नाइट्रोजन का प्रतीक है N और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ठीक है। और इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? इसका परमाणु क्रमांक होता है 15 होता है, ठीक है। परमाणु भार जिसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं 15 होता है और परमाणु क्रमांक 7 होता है। चलिए यहाँ पर लिखा गया है परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 7 होती है। ये रासायनिक तत्व है, ब्रह्मांड में 5वां स्थान है और ये 78%। नाइट्रोजन जो है ब्रह्मांड में 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में किया था। इतनी बातें आपको क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, मैंने आपको बताया। क्लोरीन की खोज किसने किया था? कार्ल विलियम सीले ने किया था, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखिए हीलियम की खोज किसने? हीलियम एक अक्रिय गैस है, इसकी खोज पियरे जॉनसन ने, पियरे जॉनसन, नॉर्मन लाकर और विलियम रामसे ने किया था। 3 लोगों ने मिलकर इसको किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एंटीहिस्टामाइन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्साओं बॉक्सों में मौजूद होती हैं। चिकित्सा जो बॉक्स होता है ना दोस्तों, फर्स्ट ट्रीटमेंट, वहाँ पर ये रखे रहते हैं। कह रहा इन दवाओं को कब लिया जाता है? देखिए अपच एवं सीने में जलन के लिए नहीं दोस्तों, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। और भी अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑप्शन। कह रहा है क्या? परागज, ज्वर, हे फीवर यानी और अन्य एलर्जी के लक्षणों के काम में आता है। हाँ यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन और उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में हमारा जो है चौथा नंबर क्वेश्चन यही है। कह रहा है क्या? कह रहा है कि पैरासीटामॉल, जो पैरासीटामॉल होता है प्राथमिक चिकित्सा बॉक्सों में फर्स्ट एंड बॉक्स जिसे हम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स कहते हैं में मौजूद होता है। इन दवाओं को कब लिया जाता है दोस्तों? इन दवाओं को हल्का सा दर्द रहे, जब हल्का हल्का दर्द रहे और बुखार को कम करने के लिए, ठीक, शरीर में दर्द रहे और बुखार को कम करने के लिए किसको प्रयोग करते हैं? किसको? पैरासीटामॉल को, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी प्रकार की दिक्कत है? नहीं। चलिए अगला देखते हैं भाई। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा है स्क्रीन पर आ गया है। कौन सा खतरनाक पदार्थ है जो फेफड़ों के कैंसर के कारण बन सकता है? जो फेफड़े होते हैं उनके कैंसर बन सकता है। तो ये दोस्तों अभ्रक के बेंजीन होता है दोस्तों। हाँ वेरी गुड, अभ्रक के बेंजीन होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फेफड़ों का लंग्स, जिसे हम अंग्रेजी में लंग्स बोलते हैं, फेफड़ों के कैंसर के कारण कौन बनता है? ये अभ्रक के कारण, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट 60 का उपचार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए। कैंसर क्या है? कैंसर एक प्रकार की जो कोशिका होती है, कोशिका, ठीक भाई। किसी कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि के कारण ही हमें क्या हो जाता है? कैंसर। यानी कोशिका जो है उभार आ जाता है, थोड़ा सा रहता है, उसके बाद वो बड़ा सा रूप ले लेता है, वही होता है। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, 1665 में कोशिका की खोज। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। यानी कोशिका की खोज 2 लोगों ने किया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था जो दोस्तों वो जीवित कोशिका की खोज किया था। और इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज किया था, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर? यहाँ पे इतनी बातें आपको पता चला। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। जरा यहाँ पे देखेंगे। विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B1, देखिए सबसे पहले मैं आपको विटामिन बी के बारे में क्या बता दूं। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम तो सबको पता है, पर यहाँ पे दोस्तों अगर विटामिन बी की कमी से देखा जाए तो बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी, ठीक है। अगर पूछे विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों थायमीन। क्या होता है दोस्तों? थायमीन, ठीक। और विटामिन ये किसका नाम है? विटामिन B1 का नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? राइबोफ्लोविन। क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, राइबोफ्लोविन होता है। और विटामिन B12 का नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन B12 जिसे बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है?
कोबालामिन होता है, ठीक, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। मैंने बताया विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। अब थायमिन है क्या ये समझिए, जैसे चावल जानते हैं ना, धान, धान को जब हम लोग कुटाते हैं उसके ऊपर धान का एक छिलका छील कर देखिए, उस धान के जो के बाद जब छिलका छीलेंगे चावल निकलता है, तो चावल में देखिए ऊपरी परत लाल कलर की, हल्की हल्की लाल कलर की रहती है ना, और लेकिन राइस मिल जब उसको कुटाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एकदम से सफ़ेद हो जाता है। तो दोस्तों ऊपर का जो पॉलिश होता है, जो ऊपर होता है उसी को कट कर देते हैं, तो जो ऊपरी परत होता है वही हमारा थायमिन होता है, और जो बीच में होता है जो छांट ओट देते हैं वो कोई मतलब नहीं रहता, वही तो विटामिन बी है। और विटामिन बी को तो हम लोग निकलवा देते हैं, बढ़िया से खा लेते हैं जो कुछ बचता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको पता चला विटामिन बी का B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी की खोज देखिए, विटामिन, अगर यहाँ पे मैं विटामिन की बात करूँ तो विटामिन की खोज किसने किया था, फंक ने किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग या विटामिन का प्रयोग किसने किया था, फंक ने 1911 में। कब किया था, 1911 में किया था। और विटामिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विटामिन जो होता है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील वाला दोस्तों कौन सा है, BC है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। बाकी यहाँ पे आपका विटामिन के, ई, डी, ए दोस्तों, यहाँ पे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब क्या है दोस्तों, ये वसा में घुलनशील हैं। तो मैंने बताया कि कुल 6 विटामिन होते हैं। 6 विटामिन में 2 विटामिन यानी बी और सी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, और वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, के, ई, डी, ए, ठीक है। मैंने सारे के नाम बता दिया, और अगर आपको नहीं याद है होता तो आपको जरूर याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन के नाम दे रखे हैं दोस्तों। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन था। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन बताया मैंने। विटामिन B3 का नाम पेंटोथेनिक होता है दोस्तों, विटामिन B3 का। विटामिन 6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है दोस्तों, जो पायरिडॉक्सिन यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए। विटामिन B6 का नाम बहुत ही पूछता है, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B3 का नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B12 का मैंने नाम बताया, साइनोकोबालामिन होता है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इतने सारे कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड बॉक्सों में मौजूद एक आम दवा होती है जिसे आइबुप्रोफेन के कब ली जाती है, आइबुप्रोफेन। अब आइबुप्रोफेन क्या है, इसको भी तो आपको पता होना चाहिए भाई। आइबुप्रोफेन क्या है, चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। आप चलते हैं ऑप्शन देखते हैं भाई। ऑप्शन देखेंगे तो आइबुप्रोफेन क्या है, यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है रक्त के थक्का जमने में सहायता करता, नहीं दोस्तों। अस्थमा से राहत, नहीं। अपच एवं सीने की जलन को कम करने के लिए, नहीं दोस्तों ये भी नहीं है। दर्द, बुखार और सूजन के लिए हम, हाँ दर्द हो, आपकी बुखार हो और सूजन हो शरीर में, तो आप आइबुप्रोफेन की दवा ले सकते हैं, ठीक है। आइबुप्रोफेन की दवा आप ले सकते हैं, इसके लिए ये पर्याप्त है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये एक प्रकार की आम, क्या है, आम दवा है। प्राथमिक चिकित्सा में ये बॉक्सों में रखा रहता है। क्या हो, आपके पास दर्द हो, हल्का सा बुखार हो और सूजन शरीर में थोड़ी थोड़ी हो, तो आप आइबुप्रोफेन दवा को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है यह विश्व स्वास्थ्य चिकित्सक संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में है। जो स्वास्थ्य प्रणाली आवश्यक सबसे सुरक्षित और प्रभावी दवा है आइबुप्रोफेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या भाई, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है रक्त के उचित स्कंदन यानी क्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन के। देखिए विटामिन के जो होता है दोस्तों, विटामिन के, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो विटामिन के होता है इसको रक्त स्कंदन के लिए होता है, ठीक है। रक्त स्कंदन के लिए यानी रक्त का सर्कुलेशन आपका बना रहे, विटामिन के होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, रेटिनॉल, ठीक है। मैंने आपको बताया विटामिन डी का क्या होता है दोस्तों, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, आपको आना चाहिए। विटामिन डी किसकी कमी से होता है, सूर्य के प्रकाश की कमी से, ठीक है। इसकी कमी से ऑस्टिया मलेशिया रोग ये सब होते हैं, ठीक होते हैं नहीं होते, हड्डी में सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन के का मैंने आपको बताया क्या होता है, रक्त सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ये चीज़ें होती हैं। आइए आगे देख लेते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए
क्या कहा है यहाँ पे, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्यूनिन। यहाँ पे मैंने आपको बताया विटामिन यहाँ पे के का नाम क्या होता है, फिलोक्यूनिन होता है। और विटामिन यहाँ पे यह जो है विटामिन के वसा में घुलनशील है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे और सिर्फ 2 ही विटामिन जल में घुलनशील होती है, BC, बस। उसके बाद सभी जितने विटामिन होते हैं वो सब क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होती हैं। ये जो इसकी कमी से अगर ये आपके विटामिन के की कमी हो जाएगी ना शरीर में, तो जो आपका रक्त का थक्का है वो थक्का नहीं बनता है दोस्तों। जैसे आप कहीं गए जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया या कोई बात हो गई, आपके लग गया, चोट लग गया, तो रक्त जब बहने लगता है तो रक्त तो रुकता ही नहीं, वो बहता रहता है, बहता। अब आप बताओ, रक्त जब बहेगा सब रक्त निकल जाएगा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन के रहता है तो कुछ देरी बाद आपके शरीर पर जो रक्त बहना बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, यहाँ पे कहलाता है वच्छी खिंचाव, नहीं ठुड्डी पर टक उकंडो मुद्रा होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है वच्छी खिंचाव हो जाएगा। गर्दन को सीधा करके सिर को ऊपर उठाना, ये होता है C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित में हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी, तब आघात की अनुभूति। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब 1 एम्पीयर से कम होगी, जब मनुष्य शरीर से गुजरने वाली जो धारा है, करंट है ना दोस्तों, वो परिमाण अगर 1 एम्पीयर से कम है तो शरीर में व्यक्ति को धारा का करंट नहीं लगता है। जब 1 से अधिक होती है तो व्यक्ति को करंट लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मानव शरीर का प्रतिरोध, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है। ठीक है, क्या होता है, 1000 ओम होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ही ले कि मनुष्य का प्रतिरोध कितना होता है, 1000 ओम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, मानव शरीर में कह रहा मानव शरीर में पर बिजली के झटके को जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो देखिए लाइन और वोल्टेज पर, लाइन और धारा पर, लाइन और वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज कितना लाइन आ रहा है, वोल्टेज कितना है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए 90 वोल्टेज तक दोस्तों, 90 वोल्टेज तक आपूर्ति मानव शरीर पर उल्टा झटका दे पाती है। ठीक, 90 वोल्ट तक, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे इसका झटका तीव्र होता जाएगा। पहली बात तो 90 डिग्री से अगर कम है तो उतना झटका शरीर को नहीं मारता है। ठीक है, अगर 90 वोल्टेज से ज़्यादा है दोस्तों तो वो आपको शरीर को झटका मार के बाहर फेंक देगा, करंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी हानियां हैं जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से रोकती हैं। देखिए झटके लगने से हो सकती, सॉरी रोकती नहीं, झटके लगने से हो सकते हैं। आपके शरीर पर दोस्तों अगर करंट मारता है तो छाले पड़ सकते हैं, मांस का जल जाना, ये भी सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। हृदय का गति रुकना व मृत्यु हो जाना, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। श्वास में रुकावट, ये भी सही है दोस्तों। आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का D ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आपको करंट अगर लगता है तो इन सभी हानियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित में से कौन उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है। आग बुझाने के लिए दोस्तों हम लोग इसमें किसका, सूखा पाउडर का प्रयोग करते हैं, यानी सूखा बालू का, सूखी सैंड का प्रयोग करते हैं। सैंड माने बालू होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और करंट से लगी आग को किस श्रेणी के अंतर आता है, D क्लास में आता है दोस्तों। आग D क्लास में आ जाएगा। तो क्लासें कितनी होती हैं, A होती है, B होती है, C होती है, D। ठीक है, यहाँ पे A में ठोस चीज़ों को बुझाने के लिए किया जाता है। क्लास A में किस प्रकार की आग आती है, ठोस चीज़ें जैसे लकड़ी, कोयला। B में क्या आता है दोस्तों, ये आपका द्रव जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन, ये सब आते हैं इसमें। और C में दोस्तों गैसीय अवस्था आते हैं, गैस वाले आते हैं आके। और D में आपका बिजली से लगे करंट को बुझाने के लिए होता है। D ऑप्शन आपका करेक्ट, सॉरी मतलब ये विटामिन कह रहे हैं, D क्लास की श्रेणी है। कौन सी भाई, इलेक्ट्रिक फायर के लिए। यहाँ पे सूखा बालू हो जाएगा, उसको बुझाने। पानी आप मत मारिए क्योंकि करंट चल रहा है, पानी मारेंगे तो आपको भी लाइट लग सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया सूखी बालू, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एक्सटिंग्विशर जैसे CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इलेक्ट्रिक फायर से लगे आग को बुझाने के लिए किया जाता है।
ठीक है। अब देखिए सूखी बालू इसमें करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, CO2 का प्रयोग करते हैं, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे। यहाँ पे समझेंगे, कह रहा विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है। स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पे 14 नंबर में देखेंगे विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है दोस्तों, ढीला कनेक्शन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर स्पार्किंग कैसे होगा, तो ढीला कनेक्शन है तब स्पार्किंग होगा दोस्तों, जिससे उपकरण कनेक्ट जो होते हैं, उपकरण के जो कनेक्ट होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, ढीला होने से। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी हम लोग क्लियर करते हैं। कह रहा सूचनात्मक चिन्ह को परिदृश्य रंग होता है। जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं उनके दृश्य कैसे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, वो हल्का सा कैसा होता है, हरा होता है, ग्रीन होता है। ए ऑप्शन आप यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सूचनात्मक, जो सूचना देने वाले होते हैं दोस्तों, वो संकेत कैसे होते हैं, वर्गाकार। पहली बात ये जानिए, आपसे कई बार यही पूछ लेगा, सूचना देने वाले सिंबल कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं, जो हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हरे रंग के, और पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति अथवा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए यहाँ पे कह रहा अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण निम्न में से कौन सी अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए भाई, सैंड बालू का प्रयोग करना चाहिए, CO2 का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन झाग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने बताया फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है दोस्तों, ये D क्लास की श्रेणी में आता है। करंट से लगने वाली आग D क्लास की श्रेणी में आएगी। इसको बुझाने के लिए किसको हम प्रयोग करते हैं, CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, सैंड बालू और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग नहीं करेंगे, झाग के प्रकार का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला है ISO का क्या तात्पर्य है दोस्तों, ISO का होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ISO को फुल फॉर्म। चलिए अगला देखते हैं, बिजली की आग को बुझाने के लिए मैंने बताया था, बिजली की आग को बुझाने के लिए किस्म के अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आयोग जो है इस पे स्टार लगा दिया है कि मतलब इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसने आगे बताया है, क्या बताया है भाई, आगे यही बताया है कि अग्नि से लगने वाली आग को यहाँ पे बताया है कि वो होती है D क्लास की। मैं आपको कई बार यही तो बता रहा हूँ दोस्तों, करंट से लगी आग को बुझाने के लिए दोस्तों D क्लास की श्रेणी में आता है, करंट से लगी आग को बुझाने के लिए। इसके अंतर्गत जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया आदि मशीनों को वाइंडिंग्स, डोमेस्टिक एवं एंड पावर वायरिंग केबल्स, वायर सोल्यूशन, यानी इन सब आग जितने भी करंट से आग लगती है वो सभी दोस्तों किसके के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यानी CTC का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और कैसा है दोस्तों, गैस फायर सिलेंडर का प्रयोग करेंगे, सैंड बालू का। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है, ये सभी सुरक्षा है दोस्तों, हमें आना चाहिए, पेपर में आएगा। वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए। अधिकतम भार जो दोस्तों होता है वो हमारे पैरों पर होना चाहिए। कोई भी वस्तु को अगर हम उठा रहे हैं झुककर, तो हमारे पीठ पर, कमर पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कमर की हड्डियाँ खराब भी हो सकती। अधिकतर उसका बल जो दोस्तों हमारे पैरों पर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप सही से काम कर पाएंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेंगे भाई हम, क्या कह रहा है, कह रहा है कि विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र, करंट से लगने पर आग किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, D क्लास की श्रेणी है दोस्तों। इसको हम पानी से कतई नहीं बुझाएंगे, अगर पानी से बुझाए तो जान लो कि फिर दिक्कत ही है। ठीक है, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हैलोन अग्निशामक यंत्र का। तो यानी C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे भी देख लेंगे दोस्तों, ये क्या कह रहा है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हैलोन अग्निशामक यंत्र का उपयुक्त है CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मैंने बिजली के कारण लगी आग को बुझाया जाता है। ठीक, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से दोस्तों बिजली से अफोम किस्म की अग्निशामक नहीं, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कह रहा निम्न में से कौन सी निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है। मशीन सुरक्षा है दोस्तों व्यावसायिक प्रकार, शरीर सुरक्षा भी है, ठीक है, कार्य सुरक्षा भी है, पर ये सड़क सुरक्षा नहीं दोस्तों। आप औद्योगिक में इंडस्ट्रियल में आप काम कर रहे हैं तो सड़क की सुरक्षा करने जाएंगे, आप तो एक मकान के अंदर रहेंगे भाई, व्यावसायिक कारखाने के अंदर रहेंगे, तो वहाँ पे आप काम कैसा हो रहा है उसको सुरक्षा ध्यान देना होगा, खुद अपने बॉडी की सुरक्षा देखनी होगी, और मशीन जो चला रहे हैं उसकी भी सुरक्षा देखना होगा तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। कह रहा है घावों को, घाव जैसे आप काम कर रहे हैं, घाव हो गया है, लग गया है, घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में कौन सी ट्यूब होनी चाहिए दोस्तों, बताइए। बीटाडीन। घाव को भरने के लिए सबसे पहले हमारे प्राथमिक उपचार जो बॉक्स होता है उसमें बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे इससे संबंधित और जो भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बों में बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। बीटाडीन। कह रहा है सेफ्रामाइसिन। सेफ्रामाइसिन दर्द निवारक में प्रयोग होता है, ये भी जानिए सेफ्रामाइसिन किसका, दर्द निवारक में। अब यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन जो होता है चर्म रोग के लिए उपयुक्त होता है, ये भी आपको मैंने बताया। पेनिसिलिन चर्म, पेनिसिलिन की खोज किसने की था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, ये भी आपको बताया था। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये 24 नंबर। कह रहा है यदि तेल, पेट्रोल, विद्युत दोष की वजह से आग लगी है तो आप किस किए जाने वाला अग्निशामक होगा। आप तेल से लगी है, पेट्रोल से लगी है, या विद्युत की वजह से करंट लगी है, तो आप कैसा प्रयोग करेंगे, सी टाइप का प्रयोग करेंगे दोस्तों। कैसा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है, और किसी प्रकार के नहीं। तेल, पेट्रोल, विद्युत से अगर आग लगती है तो आप CTC का प्रयोग करेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला देख लेंगे दोस्तों हम लोग। ये कह रहा दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से दिया हुआ चित्र किसका चिन्ह है, बताइए ये किसका चिन्ह हो सकता है। तो दोस्तों ये सर्किट जो होता है ये करंट का है, ये आपका करंट का है, ये तो साफ ही दिख रहा है। विद्युत के झटके या खतरे, आप खंभे उम्भे में लगा रहता है, इसका सिंबल का मतलब यहाँ पे खतरा है, मत आइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक किन प्रकार की आग को बुझाने के लिए होता है दोस्तों। सबसे पहले मैंने बताया CO2 का प्रयोग तो आपको किसमें करेंगे, तैलीय पदार्थ में, ठीक है। आप किसमें, ठोस द्रव, यानी आपका बी होना चाहिए, डी होना चाहिए, आपको वैसे आ जाना चाहिए यार। मैं आपको 4 प्रकार की आग के बारे में बताया, A B C और D। ए में कैसे, ठोस लकड़ी कोयला से लगे आग उसको बुझाने के लिए। बी में द्रव यानी पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, इन सभी से आग लगने पर बी क्लास की श्रेणी में आता है। सी में गैसीय आती हैं, और डी में आपका कैसा आता है, करंट से लगने वाली आग। क्लियर। यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देख लेंगे भाई, किस तरह की अग्निशामक इलेक्ट्रिकल अग्नि है। इलेक्ट्रिकल अग्नि आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अग्नि यहाँ पे, ठीक है। सी यानी बी ऑप्शन होगा, लेकिन अभी ऑप्शन डी वाला भी देख लेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा बी ही आंसर हो जाएगा। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वहाँ पे यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे कि जो होता है दोस्तों अग्नि से समन में, अग्नि को समन करने के लिए, यानी बुझाने के लिए CO2, बालू, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर ब्रेक परीक्षण को, ठीक है, वाटर ब्रेक परीक्षण को उपयोग किया जाता है किसमें, डी वाला करेक्ट हो जाएगा आपका, डी वाला आंसर हो जाएगा। सतह की सफाई की जांच की जाए, सतह की सफाई की जांच की जाए दोस्तों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई। वाटर ब्रेक परीक्षण का उपयोग यही होता है, सतह की सफाई की जांच, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन भी देख लेंगे, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कह रहा क्या, 22 राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को यहाँ पे कह रहा मिलाने से निष्प्रभावी किया जा सकता है, तो वो होता है दोस्तों कौन सा, क्षार होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 22 रावी उपचार प्लांट में, पौधों में, ठीक है, और कह रहा अम्ल अपशिष्ट को किससे मिला दें, क्षार से मिला दें तो निष्प्रभावी हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पानी का शुद्ध pH मान कितना होता है बताइए,
ठीक है। पानी एक प्रकार से कितना होता है, उदासीन ही होता है, न्यूट्रल होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नमक का साधारण नाम क्या होता है, NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड होता है, ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए अम्ल और क्षार होता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है, कैसा होता है, खट्टा होता है दोस्तों, ठीक है। और क्षार का कैसा होता है, कड़वा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा दिया हुआ चिन्ह है, यहाँ पे आपसे कह रहा है दिया हुआ चिन्ह जो है किस चेतावनी को दर्शाता है। तो ये दिया हुआ चिन्ह जो होता है दोस्तों लेजर बीम को दर्शाता है। अगर ऐसे ऐसे करके सर्किट दे दिया तो ये धारा को दर्शाएगा चिन्ह। अगर ऐसे करके दे दिया, इसमें एक टार्च जल रही है ऐसे ऐसे करके बिनती, तो ये किसको दर्शाएगी, लेजर बीम को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा सुरक्षा, क्या कह रहा भाई, कह रहा सुरक्षा यानी सूचनात्मक चिन्ह को पृष्ठभूमि कैसा होता है। अभी भी मैंने बताया हरा होता है और वर्गाकार होता है। जो आपको सुरक्षात्मक, जैसे आप किसी फैक्ट्री में या कार्य करने गए तो वहाँ पे दीवार पे या बोर्ड पे सिंबल बना रहेगा कि आपको हरा हरा से रंगा रहेगा उसकी पृष्ठभूमि, ठीक है, और वो वर्गाकार के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला देख लेंगे भाई। यहाँ पे कह रहा निम्न में से किन चिन्हों में की बॉर्डर, चिन्हों में की बॉर्डर बीच में एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का हुआ होता है, क्रॉस लाल रंग हुआ होता है। तो ये होता है आपका कौन सा, निषेधात्मक, प्रोहिबिटेशन। ठीक है, प्रोहिबिटिव होता है, यहाँ पे चिन्ह होता है, साइन होता है। ठीक है। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य होता है। इन्फॉर्मेटिव का मतलब होता है सूचनात्मक। वार्निंग का मतलब चेतावनी होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोहिबिटिव होता है यानी क्या होता है, निषेधात्मक होता है आपका। ये कैसा बॉर्डर चिन्ह पर होता है, चिन्हों में की बॉर्डर होती है, बीच में लाल बना क्रॉस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम सांस क्रिया की निम्न में से किस विधि को रोगी की छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। अगर जैसे मान लें तो किसी व्यक्ति को करंट लग गया है तो आप उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले उसको कृत्रिम, उसकी सांसें रुक जाती है, सांस को रुक गई है, उसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, रोगी को छाती के बल यानी उल्टा उसको लिटा देते हैं। ठीक है। और फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, मुख से मुख विधि नहीं दोस्तों, ये मुख से मुख विधि नहीं, सैफर विधि हम प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि, सैफर विधि, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे देखेंगे अगला हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन। लाल रंग का बॉर्डर, लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की होती है, मैंने अभी अभी आपको बता के आया था, वो हो जाएगा निषेधात्मक। ठीक है, प्रोहिबिटेड। ठीक है, यहाँ पे यानी मना करना, निषेधात्मक, मना कर रहे हैं फिर भी आप जा रहे हैं। तो लाल रंग का बॉर्डर होगा, उसका लाल रंग का बॉर्डर होगा, किनारा होगा, और उस पर कैसे लाल रंग की क्रॉस पट्टी का यहाँ पे ऐसे होगा, कुछ करके बनाया जाता है, निषेधात्मक। ठीक है। आइए आगे देख लेंगे हम लोग। कह रहा है विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से आगे भी देख लेंगे भाई। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कृत्रिम श्वास, कह रहा कृत्रिम श्वास क्रिया सरलतम विधि है। कृत्रिम है जो दोस्तों मुंह से मुंह में सांस देना। अगर कोई व्यक्ति जैसे होता है ना, आपको पता होगा कि अगर उसको करंट लग गया है, अगर वो करंट लग गया है, वो गिर गया है, तो आप उसकी सांसें रुक गई तो उसके मुंह में अपने मुंह को रख कर, उसके मुंह के ऊपर अपना मुंह को रख करके उसमें फूंक मारते हैं। ठीक, उसको उसके अंदर फूंकते हैं। इससे क्या होता है, उसकी सांसें चलने लगती है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको उसके मुख पर अपने मुख को रख करके फूंकना होता है, और ध्यान रहे उसकी नाक को बंद कर दिया जाता है, हाथ से दाब लेते हैं। पता लगे आप मुख से फूंक रहे हैं और नाक से सारी हवाएं निकल जा रही है, तो इसको भी ध्यान में देखना होता है। ठीक है। कर नाक बंद करके अपने मुंह से बलपूर्वक झटके से हवा भरें, यानी तेजी से उसके अंदर हवा को ठेलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, आप कोई व्यक्ति को यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई खंभा है, ठीक है, ये कोई पोल है, और उस पर एक व्यक्ति आकर उस पर करंट लग गई, इसमें चिपक गया है। ठीक है, चिपक गया है। अब आप क्या करेंगे, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगर कोई किसी व्यक्ति के करंट लगा है तो सबसे पहले आप मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। ठीक है। किसी चाकू से तार कटना चाहिए, मर जाएंगे आप खुद ही बिना फालतू में। ठीक है। पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक करना चाहिए, तब तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। उपरोक्त में से
कोई एक विधि अपना सकते हैं? नहीं दोस्तों, इसमें से कोई विधि अपनाएंगे तो वो तो जान से चला जाएगा सत्यमेत में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कह वैद्युत कार्यशालाएं, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमन क्या होता है? अग्निशमन के यंत्र होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। रेत से भरी बाल्टियाँ होती, ये भी सही है। जल की व्यवस्था है तो जल से भरी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, ये भी सही होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे कह रहा विद्युत उपकरण, कह रहा भाई विद्युत उपकरण और आय से आगे वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार की अग्निशमन का यंत्र प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे फोम का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, हेलान का प्रयोग करेंगे दोस्तों। हेलान का मतलब वही CTC है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक रूप होता है। ठीक है, हेलान या कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए, ये विद्युत की आग जो होती है डी क्लास की श्रेणी में आती है। सोडा एसिड, यहाँ पे देखिए 4 प्रकार के होते हैं अग्निशामक यंत्र, 4 प्रकार के होते हैं। पहले नचारों के नाम जानिए। ठीक है, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ विद्युत से लगे उपकरण को बुझाने के लिए हेलान प्रकार की आग को प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए एक होता सोडा एसिड अग्निशामक, फोम अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यही होती है दोस्तों डी। ठीक है, आग से लगी करंट से लगी आग को बुझाने के लिए होता है। चलिए और ये जो होता है दोस्तों, ये होता है आपकी 20 श्रेणी की। 20 श्रेणी से लगी आग को बुझाने के लिए फोम अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ये मतलब क्या होता है? मोम या तैलीय पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए। इसको जब फोम को फेंकते हैं ना, जैसे तेल, और जैसे मान लो पेट्रोल में आप आग लगा दी, पेट्रोल में जब आग लगाते हैं देखो पेट्रोल का ऊपर जलता रहता है, नीचे नहीं जलता दोस्तों। पेट्रोल एक बर्तन में रख के लगा दीजिए आग, क्या होगा? उसके ऊपर जलता है। अब पानी डालेंगे ना तो पानी से बुझेगी नहीं, क्योंकि पानी का घनत्व तो ज़्यादा होता है, नीचे बैठ जाता है, और तेल का घनत्व तो कम होता है, वो ऊपर रहता है, तो और तेज़ी से जलता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि पेट्रोल से लगी आग को कभी भी हमें पानी से नहीं बुझाना चाहिए। ठीक है, उस पर हम फोम का प्रयोग करेंगे। मैं जान लीजिए कैसे, यहाँ पर ज़रा देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से क्लियर करा दे रहा हूँ। जैसे भी अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फोम क्या है, फोम बी क्लास की श्रेणी के अंतर्गत आता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आग लग गई है, ठीक है, अब इसमें पानी डालेंगे, पानी नीचे चला जाएगा, ये पेट्रोल सब ऊपर रहेगा, जलता रहेगा। फोम को जब फेंकेंगे तो ये एक प्रकार का एक लेयर बना लेता है इसके ऊपर। जब लेयर बना लेगा दोस्तों इसमें, तो क्या होगा? जब लेयर बना लेगा तो इसमें ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो ये आग जलेगी ही नहीं। तो इसलिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, यह बी क्लास की श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्लियर भाई, यहाँ पे आपको सब पता चला। और डी ऑप्शन, डी वाला क्या होता है दोस्तों? विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं। बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार की अग्निशमन का प्रयोग करते हैं दोस्तों? हेलान के अग्नि, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको मैंने बताया कि हेलान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा सांप द्वारा काटने पर प्राथमिक चिकित्सा है। अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया है तो आप क्या करेंगे? सर्प अगर किसी व्यक्ति को काट लिया है मेरे भाई, तो घाव पर पानी डालना चाहिए। अरे मूर्ख, किसने बताया आपको घाव पर पानी डालना है? गलत हो जाएगा। ठीक है, घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। और आगे पढ़ लेते हैं अभी। ठीक है, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आपको घाव पर पानी नहीं डालना चाहिए और घाव को रगड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको सर्प ने काट लिया है तो उसे घाव पर रगड़ेंगे तो उसका जो जहर होता है पूरे शरीर में और सर्कुलेशन करेगा, बढ़ेगा और तेज़ी से। ठीक है, घाव पर कभी भी एंटीसेप्टिक नहीं लगाना चाहिए। इससे लगाने से लेयर बन जाती है, जो उसमें रक्त है वो बहेगा नहीं, तो उसका जहर उसी के अंदर रह जाता है। तो हमें इसी प्रकार का प्रयोग करना चाहिए कि घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए, खून को बहते रहने देना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि कह रहा है यदि एक मरीज मुंह से श्वास प्रक्रिया सही नहीं कर रहा है तो प्राथमिक उपचार, अगर कोई व्यक्ति है वो सांस नहीं ले पा रहा है, तुरंत चिकित्सा को सहायता ढूंढे। अभी देख लेते हैं। और टूटी हड्डियों को देखें, ये बात गलत है। शरीर को गर्म कंबल से रखें नहीं यार। उसको अगर बताओ कोई रास्ता में व्यक्ति पड़ा है और उसका सांस नहीं चल रहा है तो आप उसको देखेंगे कौन हड्डी टूटी है? नहीं, और देखेंगे उसको गर्म कंबल से उड़ा देंगे, वो मर जाएगा 2 मिनट में। और ठीक है, नाड़ी और नेत्र जांच करेंगे? नहीं दोस्तों, हमें तुरंत चिकित्सा के पास ले जाना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चलेंगे आगे।
कह रहा सिर की सुरक्षा के लिए दोस्तों हम लोग हार्ड हेलमेट का प्रयोग करेंगे, कैप्स का प्रयोग करेंगे, हेलमेट का प्रयोग करेंगे, ये सभी हो जाएगा दोस्तों नहीं। यहाँ पे देखिए, आप बताओ मेरे भाई, जब आप कंपनी में काम कर रहे हैं किसी औद्योगिक धंधे में, तो आप कैप टोपी लगा के जाएंगे यार, टोपी लगा के जाएंगे तो अगर कोई चीज़ वस्तु गिरता है तो टोपी कितना थामेगा, आपके सिर में चोट लग सकती है। तो हमें हार्ड हैट का प्रयोग करना चाहिए, कठोर का, और हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों आपका सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। पैरों की सुरक्षा के लिए हम दोस्तों हवाई चप्पल का प्रयोग, मान लेते हैं आप किसी फैक्ट्री में हैं, ग्रीस है और बहुत से सारे चिप्स हैं वगैरह उसी में गिरे रहते हैं, एक टूल इधर उधर फेंके रहते हैं, आप जल्दी जल्दी आ जा रहे हैं, ध्यान ना दिए, पता लगे आपके पैर में क्या हो, हवाई चप्पल पहने। हवाई चप्पल नहीं पहना जाता। कैनवास का शू दोस्तों नहीं, हमें सिर्फ लेदर का पहनना चाहिए, चमड़े का जो ये, इससे क्या होता है दोस्तों, कोई भी आपके पास इन्फेक्शन वाली चीज़ भी नहीं होता इसको पहनने से। यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। हमेशा लेदर का शूज पहनना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। पैरों में चुभने से बचना चाहिए, आप कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो। आँखों की सुरक्षा के लिए दोस्तों हमें गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए, फेस शील्ड का प्रयोग करना चाहिए, ग्लासेस, ये सभी डी ऑप्शन, ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें ग्लासेस का प्रयोग करना चाहिए, फेस शील्ड का दोस्तों आप लोग प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आँखों की सुरक्षा के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर की सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं, देखिए शरीर की सुरक्षा के लिए ओवरऑल, ग्लव्स, ये एप्रॉन, ये सभी आपको प्रयोग करना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा शरीर की सुरक्षा के लिए। क्लियर, यहाँ पे आपको सबको पता चला। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये बताया था। ठीक है, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा ध्यान दें, ग्राइंडिंग करते समय मेरे भाई कभी भी आपको व्हील के पहिए के आगे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके चिप्स जब निकलते हैं तो आप जल भी सकते हैं, आपके आँखों को नुकसान भी हो सकता है। व्हील के साइड में खड़े हों, हाँ वेरी गुड। और गागल्स पहने, गागल्स माने चश्मे को पहने और व्हील के साइड में खड़े होकर ग्राइंडिंग करें, ये आपका दोनों सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा भाई क्या इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में संग्रह यानी संहित नहीं होता है। हस्त पुस्तिका में क्या होता है, फंडामेंटल इंफॉर्मेशन दोस्तों ये होता है। ठीक है, क्या होता है, डायरेक्शनल डिटेल्स ये भी होता है। सामान्य दोष, कारखाना नमूना, ये दोस्तों यही होगा, यही नहीं होता, कारखाना नमूना नहीं होता दोस्तों, हस्त पुस्तिका में नहीं होती है दोस्तों ये कारखाना। ठीक है, यहाँ पे आपको उसमें क्या रहेगा, आधारपूर्ण जानकारी दिया रहेगा, क्या कैसे करना है, दिशा का विवरण दिया रहेगा, सामान्य दोष दिया रहेगा, पर ये वाला नहीं दिया रहता है दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा स्तंभों का मिलान करिए। अब मैं आपको बता दूं, जितना आप लोग को मैंने बता के आया वही सब क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, आग के प्रकार हैं, कितने प्रकार की आग होती है मैंने आपको बताया था, 4 प्रकार की। आपको किसी प्रकार की दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए मेरे भाई, बोलिए। अब यहाँ पे, और यहाँ पे फ्यूल है, फ्यूल माने ईंधन होता है। ठीक है, चलिए ये देखेंगे 4 प्रकार की आगे हैं, इसको कैसे करेंगे सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। पहले बताओ, यहाँ पे आपको मैंने बताया था, क्या बताया था मेरे भाई, कि 4 प्रकार की होती हैं, ये होती है ABCD। आप लोग पढ़े होंगे, ए में ठोस, द्रव, गैस, तीनों पढ़े ना क्रम से, ताई से पढ़िए, ठोस, द्रव, गैस, यानी आ गया क्या, ठोस आ गया, द्रव आ गया, और ये क्या आ गया, गैस आ गया। सॉरी, ये सी वाला आपका गैस हो गया, और डी वाले में क्या हो गया, करंट हो गया, विद्युत। एक को याद करना, डी वाला करंट, बाकी क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, ABC। तो ए में क्या होगा, ठोस होगा। ए से ए में देखिए कौन सा ठोस है दोस्तों, धातु ठोस होता है, ए में तीसरा नंबर श्रेणी आ जाएगी। बी में आपका क्या होता है, द्रव क्या है, गैस, द्रव है, द्रवीकृत गैस है, कौन सा है होगा, बी में ए वाला चला जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे और कौन सा होगा, सी में दोस्तों, सी में क्या होगा, बचा ठोस, यानी सॉरी, सी में मैंने बताया था, 1 मिनट, ठोस यहाँ पे आपका क्या बताया था, धातु में नहीं जाएगा यार, यहाँ पे धातु में कैसे लगा दिए। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा, ऐसा 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी क्लियर करा दूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी मिलवाता चलूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको बताया था ये होती है ठोस, ए में ठोस हो गई, तो ठोस में क्या होती है, लकड़ी आता है, कोयला आता है, 1 का 2 हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर डी में आग से लगी, किससे, करंट से लगी आग को बुझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करंट से लगी आग को बुझाते हैं डी में। और बी में क्या आता है, द्रव आता है, द्रव वाला कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, द्रवशील, ज्वलनशील द्रव, कोई बात नहीं, उसमें गैस भी आ गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए, इसमें आ गया, ये आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सी वाला किस में चला जाएगा, क्लास सी का जो हो जाएगा ए में हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें, और डी वाला हो जाएगा मेटल से धातु में। ठीक, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने मिला के रखा है। ए में लकड़ी जाएगा, ठोस हो जाएगा। बी में क्या होता है, द्रव, द्रव आता है, द्रव हो जाएगा। सी में क्या हो जाएगा, गैस आता है दोस्तों, गौ, गैस हो जाएगा। डी में क्या होती है, धातु या किसी विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। पैरा विद्युत धारा का वह परिसीमान जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करते हैं जो तत्काल मृत्यु का कारण बन सकती है। किसी व्यक्ति को करंट लगा है मेरे भाई, तो हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है, उसका हृदय हार्ट जो होता है वो चलना बंद हो जाता है। ये कह रहा है तत्काल कारण बनती है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। 10 से 20 मिलीमीटर का करंट है, 50 से 100 एम्पियर का करंट। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिली एम्पियर। ठीक है, आइए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। करा कारखाना 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन खतरनाक मशीन नहीं है। आइए यहाँ पे भाग 23 के अनुसार कह रहा है कौन सी खतरनाक मशीन नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे हम लोग मेरे भाई। वृत्ताकार आरी दोस्तों, ये नहीं है खतरनाक। धातु व्यवसाय में प्रयुक्त मिलिंग करना, ये भी नहीं है। द्रव चलित दाबक के अतिरिक्त अन्य दाबक शक्ति, ये भी सही है दोस्तों। यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन बहुत ही खतरनाक होती है दोस्तों। अगर ठीक से नहीं कर पाए, अगर वो फिसल गया तो आपके शरीर पर अगर आके लग गया तो समझ लीजिए शरीर का कट गया, सफाया हो गया, वो अंग आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। ए टाइप अग्नि को ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो मैंने बताया था ठोस, द्रव, गैस। आपको पता है कि नहीं, ठोस, द्रव, गैस, ये तीन आ गई, ए बी सी, एक बचा डी। ये किस में आता है, अग्नि से लगी आग को। तो ए में ठोस आएगा। ठोस में किसका हम प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ठोस, कागज़, काष्ठ, कपड़ा, ये हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे समझ में आया भाई। यहाँ पे सारी चीज़ें दर्शाया गया है, पहले इसको देख लीजिए। टाइप ए की क्लास जो होती है, कागज़ हो गई, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक से लगी आग को बुझाते हैं। बी में है द्रव, तेल, पेट्रोल, ये सब आ जाते हैं। सी में क्या आते हैं, ठोस, द्रव, यानी अब आएंगे गैस, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, ये सब आएंगे। डी में क्या होता है दोस्तों, धातुएं आती हैं और तथा बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम। अब कुछ लोग, अब ध्यान, ये मत मूड खराब करना यार कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये सब दोस्त ये गैस है, गैस नहीं, ये धातु हैं भाई। ठीक है, ये मैग्नीशियम धातु हैं और बिजली से लगी आग को बुझाते हैं। तो डी वाले चीज़ें पता, यहाँ पे तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे हम लोग दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी, यहाँ पे कह रहा है क्लास, यानी क्लास ए क्लास। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है फायर ए फायर कह रहा है, यानी क्लास अग्नि के लिए समकों के प्रकार हैं। पहले यहाँ पे ठीक से देखेंगे दोस्तों। कह रहा टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास ए। तो क्लास ए यानी यहाँ पे होना चाहिए क्लास ए दोस्तों, लिखा नहीं गया है। चलो, क्लास ए प्रकार के किस प्रकार के अग्नि हैं, तो मैंने बताया था ए जो होता है ठोस आता है, लकड़ी, कागज़, कोयला, ये सब आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम किस में प्रयोग करेंगे, हैलान तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC, ये सब आते हैं डी क्लास की श्रेणी को बुझाने के लिए। ठीक है, और ए में आता है ठोस। हाँ, जल, यहाँ पे फोम वाला तो बी में आ जाएगा दोस्तों। विशिष्ट पाउडर का प्रयोग नहीं, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए, ठीक है, हम जल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ठोस होता है, लकड़ी, कागज़, ये सब दोस्तों, ये तो हो ही जाएगा ना। लकड़ी, कागज़, कोयला, ये सब तो पानी से बुझा लोगे यार, क्यों, इसमें समझने की बात है। देखिए, विद्युत कार्य करते समय सुरक्षा मानकों के रूप में कौन सी सूचनाएं का पट का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, अत्यधिक गर्म संपर्क में ना आए, और आगे पढ़ेंगे। अत्यधिक खतरनाक, ये क्या कह रहा है, विद्युत से लगी आग, सख्ती से निषिद्ध क्षेत्र, गर्म स्पर्श ना करें। गर्म वर्म करने से कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों, ये करंट है भाई। अगर एक बार करंट लग गया ना तो कोई दोबारा बोलने का मौका भी नहीं पाओगे कि कैसे क्या हुआ। इसलिए इससे जितना हो सके उतना दूर ही रहना चाहिए हमें, और पूरी सावधानी के पूर्वक हमें कार्य करना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है क्या मेरे भाई, क्लास ए अग्नि में अग्नि का कारण होता है काष्ठ। मैंने कहा था ना, लकड़ी, कागज, ये सब आते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या आता है, मैंने कहा ना ठोस, द्रव, गैस, याद करिए। बी में द्रव हो जाएगा तेल,
ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। मैंने कहा था, यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्लास की आग जो होती है दोस्तों, उसमें लकड़ी, कागज, पत्ते आते हैं, कोयला भी आ जाएगा, ठोस आते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होगा, ठोस होगा। एक क्लास की आग को ठोस, ये द्रव होता है, ठीक है, ये गैस होता है, और ये दोस्तों आग होती है। तो आपको ये पता है, पढ़े होंगे, ठोस, द्रव, गैस, ABC हो गया, एक बचा आग, यहाँ पे याद कर लीजिए। इससे अच्छा कोई बताने वाला आपको मिलेगा नहीं दोस्तों, आपको बस ऐसे, हाँ कौन सा हो गया, C ऑप्शन करेक्ट, हाँ कौन सा हुआ, D ऑप्शन। तो आप इससे मत पढ़िए, आप अच्छे से पढ़िए, आपको जिससे आपके माइंड में बन सके। ठीक है, एक गिलास की आग को बुझाने के लकड़ी, कागज, पत्ते। B वाले में मैंने कहा द्रव आता है, तो द्रव यहाँ पे देखिए क्या आता है, तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी आ देंगे। C में क्या आता है, गैस। गैस का मतलब यानी सॉरी, ठोस, द्रव, गैस, हाँ इसमें गैस आएंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एथेन, ये सभी गैस इसमें आएंगे। D क्लास की आग को बुझाने के लिए धातुएं आती है। देखिए आग भी आती है और धातु भी आती है, यहाँ पे दो चीजें हैं, आग और धातु। मैग्नीशियम, टाइटेनियम, धातु की ज्वाला तथा बिजली की आग। यहाँ पे धातु और क्या होती है, आग, दोनों प्रकार की आती हैं। इसको बुझाने के लिए CTC या हैलोन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948 के वर्णित सप्ताह के व्याख्या अनुसार 7 दिनों की अवधि है जो मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। फिर से ध्यान से पढ़ेंगे, फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की यानी 7 दिन की मध्य रात्रि से प्रारंभ होती है। जो मध्य रात से प्रारंभ होती है, वो क्या प्रारंभ होता है दोस्तों, रविवार, सोमवार, हाँ दोस्तों सोमवार। क्लियर है, यहाँ पे आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोमवार, जो सोमवार की मध्य रात्रि से प्रारंभ होता है। ठीक है, ये फैक्ट्री एक्ट अधिनियम। चलते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सी दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है। कौन सी ऐसी दुर्घटना है जो हम सब रोक सकते हैं कि दुर्घटनाएं ना हो, वो क्या है, स्वचालित सुरक्षा गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड, ये नहीं है दोस्तों, ट्रिप सुरक्षा गार्ड, उपरोक्त सभी दिया है। हाँ, अगर यहाँ पे एक और दो ऑप्शन कहता तो हम एलिमिनेट कराते, पर यहाँ पे दोस्तों D जब दे दिया है तो ये सभी सुरक्षा ही हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वचालित सुरक्षा गार्ड भी हो सकता है, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड भी हो सकता है, ट्रिप सुरक्षा गार्ड हो सकता है, यानी यहाँ पे तीनों। अगर यहाँ पे ये सब ना होते तो हम ज़्यादातर वरीयता फिर इसमें चूज करते किसको ज़्यादा देना चाहिए। सही बात है कि नहीं। चलिए आगे चलेंगे, उसको भी क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये कह रहा है निम्न में से कौन औद्योगिक खतरे एवं दुर्घटना के कारण बनते हैं। तो औद्योगिक खतरा और दुर्घटना कारण कौन से बन सकते हैं, यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्या कह रहा है, शोर व कंपन, हाँ है तो दोस्तों ये भी। खराब लाइट व खराब वायु का आगमन। अब जैसे आप काम कर रहे हैं, लाइट खराब हो गई, आप अंधेरे में कार्य कर रहे हैं, आप पता लग ग्राइंड कर रहे हैं, ग्राइंड करते करते किसी के पैरे काट डाले या अपने खुद ही चोट लग गई, ऊष्मा एवं आर्द्रता, ये सभी हो जाएंगे। D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, पहली बात वहाँ पे शोर शराबा नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे देख लेंगे, ये इतनी प्रकार की है। औद्योगिक खतरे का दुर्घटना का कारण बन सकता है जहाँ पे शोर हो रहा है, आवाज़ हो रही है, लाइट खराब है, आपको वायु सही से नहीं आ रही, खराब वायु आ रही है, ऊष्मा है, गर्मी ज़्यादा है, और आर्द्रता है, और अरुचि है। अरुचि का मतलब आपका खुद काम करने में मन नहीं लग रहा, ज़बरदस्ती आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। असुरक्षित पहनावा, आप जैसे ढीले कपड़े पहनना, हाँ हाथ में कड़े पहनना, बाल को बड़े रखना, ये सब, गॉगल्स को ना पहनना, एप्रॉन को ना पहनना, ये सब क्या हो सकता है, आपके असुरक्षा के कारण हो सकते हैं और आपको दुर्घटना हो सकती है। जल्दबाजी, सब दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण होता है जल्दबाजी। आप कार्य कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में गए दूसरा चीज लेने, जल्दबाजी दिखाएंगे तो दुर्घटना की चपेट में एक दिन जरूर आ जाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में हमें रखना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है। क्या होता है लागू दोस्तों, यहाँ पे 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर, 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर, यानी B ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो सुरक्षा के यहाँ पे के लिए प्रोत्साहित की जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे हम लोग मेरे भाई। अधिक जुर्माना लगाना, ठीक है, सुरक्षा को प्रोत्साहित करती है कौन सी युक्ति, प्रचार वाक्यों को लिखना,
कार्य रोक देना, नहीं कार्य अगर रोक देंगे यार तो सुरक्षा कहाँ होगा, आपका काम भी तो नहीं हो रहा है। अत्यधिक जुर्माना लगाना, देखिए जुर्माना लगाना हाँ ठीक है, कार्य रोक देना, उपयुक्त सभी हाँ ये हो सकते। प्रचार वाक्यों को लिखना, इसका मतलब देखिए दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो यहाँ पे ए भी सही हो जा रहा है, ये भी सही हो रहा है। इसका मतलब अगर दो ऑप्शन जा रहा है तो यहाँ पे उपरोक्त सभी है तो सब, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे ये भी तो एलिमिनेट करना होगा कि कौन सा होगा। चलिए यहाँ पे सबसे उचित देखना होगा। देखिए ऑप्शन के अनुसार मत रहिए कि ऑप्शन बी देख लिए बस हो गया, नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको सुरक्षा को ध्यान देने के लिए प्रचार वाक्यों को लिखाना, जहाँ पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर लिखा होना चाहिए कि भाई कार्य को सुरक्षा से करें। गेट पर लिखा होना चाहिए कि प्रवेश करने से पहले इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आप कार्य रोक देंगे तो कोई मतलब होगा, बताओ फैक्ट्री में गए काम ही बंद करवा दो, सुरक्षा है, अरे सब बैठा रहेंगे, क्या मतलब होगा, कोई मतलब नहीं। अत्यधिक जुर्माना लगाना, यार आप बताओ अगर ज़्यादा से ज़्यादा तुम जुर्माना लगा दोगे कि अगर दुर्घटना हुई तो इतना जुर्माना, अब यार दुर्घटना हो गई तो वो तुम्हारा जुर्माना देगा वो कि वो अपना इलाज करवाएगा, तुम बताओ। तो इसलिए हमें ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें कौन सा होगा, हमें प्रचार वाक्यों का प्रयोग क्लिक करना चाहिए, लिखना चाहिए जगह जगह पर कि भाई यहाँ पे ठीक से काम करो, साइलेंट रहो, इससे आदमी ज़रूर पढ़ेगा और वो खुद ही वो समझदारी से सही से कार्य करेगा। चलते हैं आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कहा है, कहा इसी में पहले कहा है, कहा काम करते समय किसी से बात ना करो नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। जीवन के हैं 3 दुश्मन, ठीक है, कौन, एक लापरवाही होता है, लापरवाही से काम करिए तो गए, एक नशा होता है, एक प्रदूषण। तो ये जीवन के 3 दुश्मन हैं दोस्तों, लापरवाही, नशा और प्रदूषण। नसीब समझ कर छोड़ो मत, सुरक्षा नियमों को तोड़ो मत। ठीक है, ये हमारा आदर्श वाक्य है, क्या, नसीब समझ कर छोड़ो मत, सुरक्षा नियमों को तोड़ो मत, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे भाई, यहाँ पे क्या 61 नंबर है, क्या कह रहा है जरा देखेंगे। कह रहा है यदि दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद को पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया गया है तो निम्न में से कौन सा सही होगा। कह रहा वह तब तक लाभदायक नहीं है जब तक कि पुनर्चक्रीय पदार्थ की कीमत कम ना हो। आगे है वह हल्के निर्माण कहा जाए, आगे ऑप्शन देख लेंगे भाई। यहाँ पे कह रहा फिर भी वह लाभदायक हो, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है वह प्रोडक्ट कंपोस्ट, यानी क्या कह रहा है वह प्रोडक्ट्स हो जाएगा, यहाँ पे फोकस्ड प्रोसेस की अपेक्षा रिपोर्टिंग प्रोसेस में नहीं दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाइए। दक्षतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा किसी उत्पाद पर्यावरणीय रूप से निरोधक बनाया गया तो वह लाभदायक हो सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया दोस्तों कि आग को निम्न में से कितने वर्गों में रखा गया, मैं शुरू से ही चिल्लाता आ रहा हूँ, 4 प्रकार की है दोस्तों आग, हमारे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ए श्रेणी की आग को हम लोग कार्बोनियस आग कहते हैं। सी बी वाले में दोस्तों तैलीय आती है। ठीक है, कार्बोनियस का मतलब वहीं पे ठोस जो जिसको हम बोलते हैं। बी वाले में द्रव आ जाएगा, बी वाले में द्रव, ठोस द्रव, द्रव का मतलब वही पेट्रोल डीजल तेल, तैलीय आ जाएगा। तो पहले में कार्बोनियस, बी में तैलीय, तीसरे में मोम आ जाएगा। सी में क्या आ जाएगा, गैसीय आएगा। ठीक है, और डी में क्या आ जाएगा दोस्तों, विद्युत से लगी आग को और धातुएं आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए ए में वर्ग ए में लगी आग को बुझाते हैं लकड़ी कागज, ठोस होता है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बोनियस आग है, ए कार्बोनियस आग है और इसमें ठोस आते हैं। बी में क्या होता है दोस्तों, द्रव वाले आते हैं यानी तरल पदार्थ। सी में क्या आते हैं, गैस वाले आ जाएंगे। डी में करंट वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा बी, अब देखिए सबको याद करना, ठोस द्रव गैस, बी में कौन सा आएगा, द्रव आएगा। द्रव में कौन दिख रहा है, तरल पदार्थ दिख रहे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट, खत्म। अब आप सबको आ जा रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ग डी में मैंने कहा ठोस द्रव गैस 3 हो गए, ABC हो गए, नहीं मिला। अब डी वाला आ गया, डी एक ही है जो करंट से और धातु से चलती है, तो विद्युत से लगी आग, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं इस तरह से बता दूंगा यार कि आपको क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, आप हंसते हंसते पेपर को देकर अच्छे से आओगे अगर आप मेरी क्लास को देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, उसको भी क्लियर करेंगे। अब देखिए डी क्लास, जो विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए मैंने बताया था हैलोन का प्रयोग करेंगे और CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए मैंने कहा था फायर एक्सटिंग्विशर या हैलान का प्रयोग करेंगे। ये डी आग की श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, इसको मैं अब बार बार आपको बताऊंगा, ये तो मूर्खता वाली बात हो गई, मैं तो आपको कई बार बताता आ रहा हूँ ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन, ठीक है, भरा रहता है, इसमें दो चीज़ भरा रहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो, देखो ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो, तो एक बार ब्रोमो क्लोरो कहो, फिर डाई फ्लोरो कहो, फिर उसके बाद मेथेन कहो, डाई क्लोरो डाई यानी ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मेथेन, और यहाँ पे टेट्राक्लोराइड आपको याद करा दिया, अब इसको भी याद करा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है गैस से लगी आग को बुझाने के लिए ठोस द्रव गैस यानी सी प्रकार की आग की बात कर रहा है। तो इसमें गैस है तो गैस को कैसे फोम यानी किसको, यहाँ पे ड्राई पाउडर अग्निशामक सीटीसी का प्रयोग तो करेंगे नहीं, पानी के द्वारा तो ये बुझेगा ही नहीं यार। गैस है, गैस फैली है, कमरे में गैस है ना, आग पकड़ लिया कस के, अब तुम उसमें पानी फेंकोगे, पानी से बुझेगा? बोलिए नहीं दोस्तों, इसमें ड्राई पाउडर का प्रयोग करेंगे, सूखे पाउडर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ये लिखा हो गया है, यहाँ पे ये ड्राई पाउडर का सिलेंडर है। ठीक, CO2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे CO2 का प्रयोग करेंगे डी प्रकार की आग को बुझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा था डी प्रकार की आग को कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे बताया था ना, और क्या बताया था बताओ, क्लोरो डाई फ्लोरो, ठीक है, ये भी चीज़ बताया था, मेथेन, और बताया था सैंड बालू, ये सब चीज़ें बताया था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए बुझाने के लिए कह रहा फोम प्रकार की आग को बुझाने के लिए, देखिए जो द्रव होता है, द्रव वाले गैस को यानी बी प्रकार की आग को, ठोस के बाद क्या आता है द्रव, बी प्रकार की गैस को आग को बुझाने के लिए हम फोम का प्रयोग करेंगे, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कहीं ना कहीं इस क्लास में दोस्तों कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर 3-3 4-4 बार मैंने बताया है, आपको जरूर समझ में आ जाना चाहिए। इतनी अच्छी क्लास, इतनी बेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कहाँ करेंगे दोस्तों, हम बी प्रकार की आग को बुझाने के लिए करेंगे। ठीक है, जिसमें द्रव होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब। ठीक है, और इससे लगी आग को बुझाने के लिए हम दोस्तों पाउडर का प्रयोग करते हैं। किसका, पाउडर का प्रयोग। चलते हैं आगे, अगला देखेंगे उसको भी क्लियर करेंगे। आइए यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, कह रहा है का प्रयोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन का प्रयोग करेंगे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन का प्रयोग करेंगे 1 गिलास की आग को बुझाने के लिए। तो ये कैसी होती है, ठोस होती है दोस्तों, ठोस का मतलब लकड़ी, कागज, कोयला, ये सब आते हैं इसमें। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे देख लेंगे। वर्कशॉप में क्या कह रहा है, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए, वर्कशॉप में आग लगने पर क्या करना चाहिए। यहाँ पे देखिए वर्कशॉप में आग लग गया है तो आप चुपचाप देखेंगे, बहुत मार खाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप बताओ कंपनी में आग लगी है, आप चुपचाप उसका एंजॉय करोगे? बोलो ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर कह रहा तुरंत बाहर निकलने का प्रयत्न, हाँ ये बात सही है, आप तुरंत लेकिन और भी देख लेंगे पहले प्रोडक्ट। यहाँ पे कह रहा है और बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब देखिए इससे ये ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। हाँ, अगर ये ना होता तो आपको तुरंत उससे निकलना चाहिए, बाहर निकलो, लेकिन यहाँ पे कहा पहले आप बिजली के मेन स्विच को बंद करो तब बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि और जो आग फैल रही है वो कम से कम आग रुक सके। ठीक, फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित करना चाहिए, हाँ सूचित करना चाहिए, लेकिन दोस्तों पहली प्राथमिकता आपकी क्या हो जाएगी कि बिजली में पहले बिजली के मेन स्विच को तुरंत बंद करो, बंद करने के तुरंत बाद आपको वहां से तुरंत बाहर आना है, पहले दूसर की प्राथमिकता, बाहर निकल जाओ, फिर आप तुरंत क्या करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को यहाँ पे फ़ोन करो कि आग लगी है, तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर आना चाहिए। अब उसके पास अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब आप इंतज़ार करो वहाँ पे खड़े होकर कि क्या आए, क्या फायर ब्रिगेड वाले तुरंत आए। अगर ये ऑप्शन नहीं तो और भी आप चिल्लाइए कि आग लगी है, आग लगी है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा पहले नंबर, यानी यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा वरीयता देता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। मान लेते हैं आप कार्य कर रहे हैं, आजकल के फैक्ट्रियों में क्या होता है जानते हैं, मजदूर लोग आलसी हो गए, अगर कार्य कर रहे हैं लाइट वाइट चली जाती है ना, इंजॉय करते हैं, वो सारे काम को बंद कर देते हैं, कहते हैं जब लाइट आएगी तब काम करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्या भागदड़ न मचाएं, कार्य कर रहे हैं लाइट कट गई, आपको भागदड़ नहीं मचाना चाहिए, दौड़ेंगे, मशीनें हैं, ठीक है, टूल है, दौड़ रहे हैं, लग गया आपके सिर में तो क्या करेंगे, कुछ नहीं,
वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करेंगे। फिर आगे कह रहा बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करेंगे। उपर्युक्त सभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब उपर्युक्त सभी दे दिया ना, इसको ध्यान में देना होगा, इसीलिए मैं रोक कर यहाँ पे गलत तो कर दिया। वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, ठीक है। अरे यार लाइट कटी है, फिर आ जाएगी वैकल्पिक रोशनी का प्रयोग कर। आप कम लाइट का प्रयोग करके काम करेंगे ना, तभी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उचित प्रकाश का होना जरूरी है, ठीक। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सभी ऑप्शन होंगे, ये बात समझना, ठीक है। सभी ऑप्शन हो जाएंगे। भागदड़ नहीं मचाना चाहिए। वैकल्पिक प्रबंध का नहीं मत करो यार, अभी 10 मिनट में आ जाएगी लाइट, तब तक वहाँ पे आराम से बैठो। और बाहर निकलने के लिए सीढ़ी, जब लाइटें नहीं है, अंधेरा है, तो आप सीढ़ी का कहाँ प्रयोग करोगे बताओ, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाए, डी होगा कि बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। सीढ़ी से तो आएंगे, क्या कूद कर आएंगे, तो इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हैमर प्रयोग करते समय नज़र रखनी चाहिए किस पर, जॉब पर दोस्तों, जॉब पर नहीं, चीजल पर दोस्तों। चीजल क्या है, छेनी है, अगर छेनी का प्रयोग कर रहे हैं तभी, ठीक है, उस पर ध्यान करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें जॉब पर ज़्यादा वरीयता देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जॉब पर जहाँ पर हमें हथौड़ा मारना है, जैसे गणासी को पिटाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो लोहार होता है वो इतना अच्छे से मारता है उस पर कि जहाँ उसको मारना है वहीं हथौड़ा मारता है, ठीक है। एएलपी सीबीटी देखिए आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया, एएलपी में 2007 में पूछा गया है। तो जॉब पर हमें ध्यान देना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, तभी आप जॉब को सही कार्य कर सकते हैं, जॉब पर आप सही कार्य कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हैंड सीजल पर नज़र रखने से जॉब पर कहीं और कटिंग हो जाएगी, जिससे जॉब खराब हो जाएगा, ठीक है। हैमर जो हथौड़ा होता है हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, इसके हाई कार्बन के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसको भी देख लेंगे भाई। चलिए, सांस से संबंधित सुरक्षा उपाय, ठीक है। सांस से संबंधित सुरक्षा उपाय क्या है, फिल्टर रेस्पिरेटर, हाँ इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। फिल्टर रेस्पिरेटर का प्रयोग करना चाहिए, ये होता मास्क की तरह होता है, हमें लगा के रखना चाहिए, धूल कण गैस हमारे नाक में शरीर में अंदर ना जाए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। दुर्घटना जैसे आप खतरे के प्रति असावधानी, अरे यार असावधानी करेंगे, ठीक है, सावधानी नहीं करेंगे तो आपको दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। लापरवाही है, ये भी दुर्घटना हो सकता है। सुरक्षा का आदर करेंगे दोस्तों तो कभी दुर्घटना नहीं होगा, ठीक है। सुरक्षा का आदर करना चाहिए, और ये उपकरणों का गलत प्रयोग नहीं। अब पता लगे छेनी है उसको काटना चाहिए, दीवार तुम काट रहे हो जाके लोहा, ठीक है, मान लो आरी से काटना चाहिए, ठीक है, ब्लेड से काटना चाहिए सरिया, तुम जाके काट रहे हो, ईंट को काट रहे हो, तो ये सब क्या है, उपकरण का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं दुर्घटना हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा तैलीय पदार्थ, अब मैंने कहा था ना ठोस द्रव गैस, ए बी सी प्रकार की आग की हो गई, तो बताओ द्रव किस में आया, बी प्रकार की आग को। तो बी प्रकार की आग को किस में, हमने कहा था इसमें फोम का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने आपको इतना बताया। सीटीसी क्या है, ये आग से करंट से लगी आग को बुझाते हैं। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर दोस्तों ए प्रकार के आग को बुझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं आगे। विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए अग्निशामक का प्रयोग करेंगे, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे ए क्लास की आग को बुझाने के लिए। फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे बी के लिए दोस्तों, मैंने सब चीज़ आपको बताया है। चलिए, या इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका सी वाला ही होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे कह रहा फोम टाइप अग्निशामक का प्रयोग करेंगे, मैंने कहा था ना, ठीक है। किसका, फोम बी प्रकार में आता है, ये बी प्रकार की। पी में क्या आता है, ठोस के बाद द्रव आ जाएगा, द्रव को आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, एसीएल हाइड्रोक्लोरिक का, मतलब बिल्कुल नहीं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फर डाइऑक्साइड, इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों सोडियम कार्बोनेट एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये Na2 का मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट है ये, ठीक है। Al का मतलब एल्यूमिनियम, SO4 का सल्फर डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ पर प्रयोग होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे होते हैं विद्युत आग में, शुष्क रसायन वाले अग्निशामक यंत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग ए प्रकार की आग को, यानी क्या होता है, ठोस लकड़ी किसी लगी आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। आइए क्लियर भाई। यहाँ पे देखते हैं श्रेणी बी की आग कौन सी होती है, श्रेणी बी की आग कौन सी होती है, तो ठोस के बाद क्या आता है, द्रव में पेट्रोल आएगा, तेल आएगा, केरोसिन आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों,
बी प्रकार की आग हो गई। देखिए कह रहा है श्रेणी ए की लकड़ी, सॉरी यहाँ पे क्या कहा, श्रेणी बी की, तो यहाँ पे द्रव वाला आएगा, बी ऑप्शन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहा श्रेणी ए लकड़ी पेपर कपड़े, ये देखिए लकड़ी, ये नहीं है, लकड़ी कपड़े पेपर कोयला ये सब आते हैं बी प्रकार, यानी ए प्रकार में। किस में आते हैं, ए प्रकार की आग को बुझाने के लिए। हमारा आंसर तो बी है, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। फिर आगे क्या कहा है, इसको भी आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्या क्लियर करेंगे, यहाँ पे तीनों चीज़ दे रखा है। ठीक, ए प्रकार में किसका प्रयोग करेंगे, लकड़ी कपड़े कागज़ का। बी में मैंने कहा तेल पेट्रोल केरोसिन जितना हो सके तरल पदार्थ। सी में क्या होगा, ठोस द्रव। अब इसमें गैस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, गैस का प्रयोग। डी में मटेरियल यानी धातु और विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए। चलिए आगे देख लेंगे दोस्तों, उसको भी क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, कह रहा मिलान करिए, ये क्या है, इसको देखिए। हरा रंग क्या होता था दोस्तों, आपको बताया था यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियर करेंगे हम लोग। लाल क्या हो जाएगा दोस्तों, निषेधात्मक हो जाएगा, खतरनाक। वैसे भी जानिए कि रेड जहाँ लिख रहता है खतरनाक ही होता है, एक का चिन्ह हो गया। येलो पीला है, पीला का मतलब चेतावनी होता है, हो जाएगा। और हरा का मतलब होता है दोस्तों मैंडेटरी होता है, क्या आदेशात्मक होता है शायद, हाँ। यहाँ नीला का मतलब हो जाएगा दोस्तों आदेशात्मक हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी वाला आपका इसमें हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। चलिए यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे सब कुछ दिया है। लाल रंग निषेधात्मक हो जाएगा, पीला रंग चेतावनी हो जाएगा, और यहाँ पे नीला क्या होगा, आदेशात्मक, हरा वाला ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जहर के खतरे के लिए, जहर के खतरे का दिखाने के लिए दोस्तों, देखिए जहर के खतरे के लिए ये नहीं होगा, मैंने कहा ना ये नहीं होगा दोस्तों। ये लेजर बीम वाला है, ये चिकित्सक के लिए है दोस्तों। ये दोस्तों ये आपके सांस संबंधी जो गर्दे पाउडर ये सब उड़ते रहते, धूल कण गैस, इससे बचाव के लिए, ठीक, मास्क के रूप में, यही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, खतरे के लिए। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा जहर के खतरे के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। अगला कह रहा है एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के लिए, एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के लिए निम्न संकेत का प्रयोग करते हैं। किसका, 0.3 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा चित्र में दर्शाया गया है, चित्र में जो दर्शाया गया है दोस्तों एक प्रकार से क्या है, इसको आप किस वर्ग में आता है, ध्यान से देख लीजिए। चित्र में किस प्रकार, ये शायद सिगरेट या कूड़ा कबाड़ या आग से संबंधित है, यहाँ से देख लीजिए। डू नॉट यहाँ पे दिया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन है, वार्निंग है, प्रोहिबिटेशन है, मना है। ठीक, यहाँ पे देखो ये मना कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे ये सब चीज़ें मत करो, या सिगरेट पियो सिगरेट मत पियो, कूड़ा कचरा यहाँ डाल रहे हो तो यहाँ मत डालो। ठीक है, तो ये मना करने का प्रोहिबिटेशन हो जाएगा, बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगर कोई भी चीज़ है, अगर ऐसे एक है, इसमें एक लाइन ऐसे कर दे दी, जान लो मना कर रहा है, इस पर मत चलो नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्र में दर्शाया गया है, क्या हो जाएगा इसका, रिस्क ऑफ फायर। ठीक है, यहाँ पे वार्निंग है दोस्तों, ये वार्निंग के लिए दर्शाया है, वार्निंग चेतावनी दे रहा है आपको। ठीक है, हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंबल याद करना है, आप बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ये देखिए त्रिभुज के अंदर जितने भी चित्र बने होते हैं ये सब वार्निंग वाले होते हैं दोस्तों। त्रिभुज के अंदर जितने भी चित्र बने हैं ये सब वार्निंग वाले हैं। आइए आगे देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये क्या है, शूज है, वियर फूड रिप्रोडक्शन, ये मतलब क्या है, शूज है दोस्तों। शूज का प्रयोग कब करना चाहिए, इसको भी हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा मैंडेटरी। ठीक है, निषेधात्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंडेटरी का मतलब होता है क्या दोस्तों, अनिवार्यता होता है। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्यता होता है, ये आप अनिवार्य, प्रोहिबिटेशन मतलब होता है मना होना। ठीक है, अनिवार्य है, आप काम कर रहे हैं जूता पहनना अनिवार्य है। यहाँ पे देखेंगे अगला, यहाँ पे देखिए गोला के अंदर जितने भी आएंगे दोस्तों वो अनिवार्य के रूप में होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे अगला क्वेश्चन। ये दोस्तों चिकित्सक के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर, ये तो पता होना चाहिए। वार्निंग के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चिकित्सक के अंतर्गत मैंने बताया था ये। चलिए आगे देख लेंगे, और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों हमने सारे क्वेश्चनों को आपको क्लियर कराया। यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको क्लियर कराया। अगर आप दोस्तों यह वीडियो पूरा देखें हैं, पूरी शिद्दत से देखें हैं, तो आपको ज़रूर यहाँ पे प्लस पॉइंट रहेगा दोस्तों। आपको मैंने इस तरह बताया है आपको कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आप आर्यम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और सपोर्ट करिए। ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए